मैथ्स समाधान यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। साथियों, मैंने प्रतिशतता की एक श्रृंखला शुरू की थी जिसमें मैंने प्रतिशत क्या होता है से शुरू किया था और आखिरी जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें हमने साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में जाना था। अब प्रतिशत टॉपिक पे संभवतः आखिरी भाग बच गया है और वो है छूट या बट्टा या डिस्काउंट। छूट या इसी को कहते हैं बट्टा, और इन दोनों से ज़्यादा जो प्रचलित शब्द है, छोटे बच्चे भी बोलते हैं, डिस्काउंट। ठीक है, तो ये भाग बचा हुआ था। ये कंप्लीट होने के बाद ये मान के चलिए कि प्राइमरी कक्षा से लेकर कक्षा 8वीं तक का प्रतिशत वाला हिस्सा पूरा जो है प्रतिशतता वाले सीरीज़ में कंप्लीट हो जाएगा। अब छूट, बट्टा या डिस्काउंट ये सभी लोग जानते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी जब सामान लेने जाते हैं तो दुकानदार से बोलते हैं, अंकल कोई डिस्काउंट नहीं दोगे क्या? तो जो डिस्काउंट होता है उसका मतलब ये होता है कि जो बेचने की कीमत है उसमें दुकानदार जो है कुछ कम कर देता है, कुछ छोड़ देता है, कुछ छूट देता है। तो उसी दिए गए छूट को ही हम बट्टा या डिस्काउंट या छूट कहते हैं। जब मैंने लाभ और हानि वाला पार्ट पढ़ाया था तो आप लोगों को मैंने कुछ बातें सिखाई थी, जैसे क्रय मूल्य। मैंने ये पारिभाषिक शब्द सिखाए थे, क्रय मूल्य, और फिर मैंने एक शब्द आप लोगों को सिखाया था, विक्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य जिस कीमत पर दुकानदार, मैं यहाँ दुकानदार और ग्राहक की बात कर रहा हूँ, दुकानदार किसी सामान को खरीद के अपनी दुकान तक लाता है वो उसका क्रय मूल्य हुआ। और विक्रय मूल्य क्या होता था कि जिस कीमत पर दुकानदार उसको बेचता है, जिस कीमत पर उसको दुकानदार बेचता है। यहाँ पर एक और नए शब्द को मैं आप लोगों के सामने ला रहा हूँ और वो है अधिकतम अंकित मूल्य। अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, और इसको बोलते हैं अधिकतम खुदरा मूल्य या कीमत, और इसी को कहा जाता है MRP। इसी को क्या कहा जाता है? MRP। इसका फुल फॉर्म है मैक्सिमम रिटेल, R से रिटेल और प्राइस। ठीक है, मैक्सिमम माने अधिकतम, रिटेल माने चिल्लर या खुदरा, और प्राइस माने मूल्य। चिल्लर का मतलब जब एक एक करके भी सामान को बेचा जा सकता है तो उसको चिल्लर बेचना कहते हैं। ठीक है, तो एक नया शब्द आज हम सीखेंगे, अंकित मूल्य, जिसको कि हम अधिकतम खुदरा मूल्य या MRP भी बोलते हैं। ये क्या होता है इसको ज़रा जानते हैं। ये सरकारी नियम है कि कोई भी जो उत्पाद बनाने वाली कंपनी बनाती है तो नियम के तहत उसको उस उत्पाद में MRP अंकित करना उसकी बाध्यता होती है। माने जैसे मान लीजिए पेस्ट बनाने वाली कोई कंपनी है, कोलगेट पामोलिव पेस्ट बनाती है। ठीक है, कोलगेट, तो ये कोलगेट पामोलिव कंपनी की बाध्यता है कि वो हर कोलगेट के पैकेट में जो है एक तो उसकी मात्रा, कितने ग्राम का वो पेस्ट का ट्यूब है और कितनी उसकी MRP है वो उसको छापना पड़ता है। MRP माने अंकित मूल्य या अधिकतम खुदरा मूल्य, वो उसको उसमें छापना पड़ता है। ये शासकीय नियम है। ठीक है, तो चूँकि ये जो MRP है वो हर प्रोडक्ट पर, हर उत्पाद पर अंकित होता है, छपा हुआ होता है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है? अंकित मूल्य कहा जाता है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य क्या हुआ? जिस कीमत पे दुकानदार कोई सामान को खरीद के अपने दुकान में लाता है। ठीक है, फिर ये दुकानदार जो है जिस कीमत पर उस वस्तु को बेचता है वो विक्रय मूल्य, और एक तीसरी चीज़ है अंकित मूल्य। ठीक है, तो अब मैं आपको समझा रहा हूँ। मान लेते हैं एक पेस्ट का पैकेट है, एक पेस्ट है, ठीक है, 100 ग्राम का,
ठीक है। मान लेते हैं इसकी कीमत 45 रुपये है। अगर मैं बहुत कम लिख रहा हूँ तो हंसीएगा मत, ठीक है, मुझको ये सब की कीमत नहीं मालूम। 45 रुपये इसकी MRP है, 45 रुपये इसकी MRP है, अंकित मूल्य है, अधिकतम खुदरा मूल्य है। तो ये जो छपी हुई कीमत है या अंकित मूल्य है या अधिकतम खुदरा मूल्य है या MRP है, इस कीमत पे दुकानदार को सामान खरीदना नहीं पड़ता है। इस कीमत का मतलब होता है कि इस कीमत से अधिक कीमत पर, इस कीमत से माने MRP या अधिकतम शब्द आया है, माने इससे अधिक मूल्य पर उस सामान को बेचा जाना गैर कानूनी होगा। तो इस कीमत से अधिक कीमत पर माने MRP जो छपी हुई है उससे अधिक कीमत पर कोई भी उस सामान को चिल्लर विक्रेता नहीं बेच सकता। अंतिम छोर पे कौन होता है? चिल्लर विक्रेता होता है। छोटी छोटी दुकानें होती हैं, ठीक है, उत्पाद बनाने वाली कंपनी होती है, उसके बाद बीच में डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, ठीक है, उसके बाद स्टॉकिस्ट होते हैं, फिर डीलर होते हैं, डीलर के बाद जो है ये चिल्लर दुकान वाले होते हैं, हमारे गली मोहल्लों में मिलते हैं। तो उन्हीं के लिए जो है ये MRP रहती है। और ऐसे चिल्लर दुकान वाले लोग चाहे और कोई भी हो, ठीक है, इस MRP से अधिक कीमत पे कोई भी प्रोडक्ट हो, पेस्ट हो, चाहे वो साबुन हो, चाहे माचिस हो, अधिक कीमत पे बेचना गैर कानूनी होता है, ठीक है। तो ये जो पेस्ट है जिसकी MRP 45 रुपये है, क्या दुकानदार को 45 रुपये में मिलती होगी? अगर उसको 45 रुपये में मिलती होगी तो 45 में खरीद के ला के 45 से अधिक में बेच नहीं सकता, तो अधिकतम 45 में बेचेगा। तो जितने में खरीदा उतने में बेचा, तो फिर वो बिजनेस क्यों कर रहा है? लाभ कमाने के लिए, तो उसको लाभ नहीं मिलेगा। तो सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि ये उसको मान लेते हैं कि 35 रुपये की पड़ती होगी। कितने की? 35 रुपये की उसकी खरीदी होगी। तो ये जो 35 रुपये है ये उस दुकानदार के लिए उस पेस्ट का क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। MRP छपी हुई है 45 रुपये, लेकिन उसको ये सामान जो है जो वितरक है या डिस्ट्रीब्यूटर है या डीलर से 35 रुपये में मिलता है ये पेस्ट। तो उस दुकानदार के लिए क्रय मूल्य कितना हो गया? 35 रुपये हो गया। इसमें आप सारे उसके खर्चे भी जोड़ लो, ऑटो वाटो का जो भी होगा। अब 35 रुपये में ये खरीदा है सामान को, और उसको अधिकतम कितने में बेच सकता है? वो उसके MRP के कीमत पे बेच सकता है, जो कि कितना है? 45 रुपये है, छपा हुआ कीमत, अंकित मूल्य। अब 35 रुपये में खरीदा और उसको बेचने की अधिकतम सीमा कितनी है? उसकी MRP है या अंकित मूल्य है। अब दुकानदार की मर्जी, वो 35 में खरीदी चीज़ को 45 में बेचे, 44 में बेचे, 40 में बेचे या 38 में बेचे, कुछ तो फायदा कमा के बेचेगा। अब अगर मान लेते हैं कि दुकानदार इसको 40 रुपये में बेचता है, 35 रुपये में खरीदा और 40 रुपये में बेचता है, ठीक है, 5 रुपये फायदा कमा के वो 40 रुपये में बेचता है, तो इस पेस्ट का जो विक्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा? 40 रुपये हो जाएगा। उसकी MRP कितनी है? 45 रुपये। उसका क्रय मूल्य कितना है? 35 रुपये है। और दुकानदार ने उसको बेचा कितना? 5 रुपया मुनाफा लाभ कमाया और 40 रुपये में बेच दिया। इसका ये मतलब हुआ कि दुकानदार ने 45 रुपये की चीज़ में 5 रुपये जो है छूट दी। 45 MRP थी, उसने कितने में बेचा? 40 में बेचा। तो कितने कम में बेचा? कितने कम में बेचा? 5 रुपये कम में बेचा। तो यही 5 रुपये क्या हो जाएगी? छूट हो जाएगी। इस प्रकार ये जो छूट है ये आप समझ गए कि MRP से जितने कम कीमत पे सामान बेची जाती है, वो जो कम वाली राशि है वही क्या कहलाता है? छूट कहलाता है। तो छूट बराबर, या छूट को आप समझ लीजिए बट्टा भी कह लीजिए, तो बट्टा बराबर क्या हो जाएगा? अंकित मूल्य, अंकित मूल्य ऋण विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। MRP में विक्रय मूल्य को आप घटा देंगे तो आपको क्या मिलेगा? छूट मिल जाएगी, ठीक है। तो आप लोग समझ गए कि अंकित मूल्य क्या है? हर प्रोडक्ट में छपा हुआ रहता है, MRP लिखा रहता है और नीचे एक वैधानिक चेतावनी भी लिखी रहती है, नॉट टू बी सोल्ड
मोर देन MRP ऐसा कुछ लिखा रहता है, माने अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक कीमत पर न बेची जाए, वो वैधानिक चेतावनी है। जैसे सिगरेट के पैकेट में लिखा रहता है ना वैधानिक चेतावनी, सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है, वैसे ही वैधानिक चेतावनी लिखी रहती है, वो MRP है, अधिकतम खुदरा मूल्य है, उसी को हम अंकित मूल्य बोलते हैं। क्यों अंकित मूल्य बोलते हैं? क्योंकि वो अंकित रहता है, छपा हुआ रहता है, ठीक है। अब ये 45 रुपये अंकित मूल्य वाला सामान दुकानदार को डिस्ट्रीब्यूटर से या स्टॉकिस्ट से जो है 35 रुपये में मिलता है, तो दुकानदार के लिए ये 35 रुपये क्रय मूल्य हो गया पेस्ट का। अब दुकानदार जो है इस 35 रुपये में खरीदे हुए पेस्ट को अधिकतम कितने में बेच सकता है? 45 रुपये में बेच सकता है, उसका मन है, उसके लिए कोई बंधन नहीं है। लेकिन वो 45 में बेचेगा, बाजू वाला 42 में बेच रहा है, तो उसके दुकान में कोई नहीं आएगा। तो ये लोग एक निश्चित एक निर्धारित अंतर रखते हैं, मार्जिन रखते हैं, अपना फ़ायदा रखते हैं, और लगभग सभी लोग कमोबेश एक ही कीमत पे बेचते हैं। तो मान लेते हैं दुकानदार इस 45 रुपये MRP वाले सामान को, जिसने कि उसने 35 रुपये क्रय मूल्य पे खरीदा था, कितने में बेचता है? 40 रुपये में बेचता है। तो ये 40 रुपये उस पेस्ट का क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब 45 रुपये की चीज़ को वो कितने में बेच रहा है? 40 रुपये में बेच रहा है। कितने छूट पे बेच रहा है? कितने कम पे बेच रहा है? 5 रुपये कम पे। 45 में 40 घटाओ, 5 रुपये कम पे बेच रहा है। तो यही जो अंतर है, यही जो छोड़ रहा है, वो वही क्या कहलाता है? छूट, बट्टा या डिस्काउंट कहलाता है। तो बट्टा, छूट या डिस्काउंट के लिए सूत्र क्या हो गया? अंकित मूल्य या MRP ऋण विक्रय मूल्य। ये है आपका छूट या बट्टा, ठीक है। और हमेशा याद रखिएगा, छूट या बट्टे की जो गणना है वो अंकित मूल्य को आधार मानकर ही हमेशा की जाती है। तो बट्टा या छूट की गणना हमेशा अंकित मूल्य को आधार मानकर ही की जाती है। जैसे मैं बताया था कि लाभ या हानि की गणना, प्रतिशत लाभ या हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य को आधार मानकर किया जाता है, वैसे ही छूट या डिस्काउंट की गणना हमेशा अंकित मूल्य को आधार मानकर किया जाता है। तो ये हो गया अंकित मूल्य, और छूट या बट्टा बराबर हुआ अंकित मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। अब हम कुछ प्रश्न बनाएंगे, ठीक है। एक पहले छोटा सा प्रश्न, क्योंकि छोटे बच्चे भी देखते हैं। एक साबुन की MRP या अंकित मूल्य 30 रुपये है, अंकित मूल्य MRP 30 रुपये है। उसे दुकानदार 20 रुपये में बेचता है। छूट या बट्टा या डिस्काउंट ज्ञात करो, छूट की राशि ज्ञात करो। ये एक एकदम प्रारंभिक स्तर का प्रश्न है। तो इसका हल कैसे होगा? हल निकालेंगे तो साबुन का अंकित मूल्य या MRP, साबुन का अंकित मूल्य बराबर कितना है? 30 रुपये है, ठीक है। और दुकानदार उसको कितने में बेचता है? 20 रुपये में बेचता है। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? तथा साबुन का विक्रय मूल्य, जितने में दुकानदार बेचेगा वो साबुन का क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया 20 रुपये। और इसलिए बट्टा या छूट बराबर क्या होगा? क्या होता है सूत्र? अंकित मूल्य ऋण विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। तो आप यहाँ पर छूट या बट्टा निकालने के लिए अंकित मूल्य कितना है? 30 रुपये है, ऋण विक्रय मूल्य कितना है? 20 रुपये है। तो छूट की राशि कितनी आई? 10 रुपये आई, ठीक है। तो इसमें छूट कितने की मिली? 10 रुपये की मिली। इस प्रकार इसे बनाते हैं। अब हम यहाँ पर सीखेंगे प्रतिशत, बट्टा प्रतिशत ज्ञात करना, बट्टा प्रतिशत ज्ञात करना। इसी उदाहरण में मैं समझा देता हूँ। बट्टा प्रतिशत ज्ञात करो, या कितने प्रतिशत छूट मिली,
तो बट्टा प्रतिशत ज्ञात करना भी मैं यहीं पर आप लोगों को सिखा देता हूँ, बट्टे का प्रतिशत। ठीक, अब यहाँ पर देखिए आप कि वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 30 रुपये है, और उसमें छूट कितने की मिली है, 10 रुपये की मिली है। कैसे मिली, ये सूत्र था छूट बराबर अंकित मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य 30 रुपये, उसमें हमने 20 रुपये घटाया, जो कि उसका विक्रय मूल्य था 10 रुपये, हमको छूट के मिले। अब अगर हमको बट्टा प्रतिशत ज्ञात करना है, या प्रश्न में ऐसा रहता कि छूट प्रतिशत ज्ञात करो, बट्टा प्रतिशत ज्ञात करो, या ग्राहक को कितने प्रतिशत छूट मिला, तो छूट प्रतिशत या बट्टा प्रतिशत की गणना हमेशा किस पर की जाती है, अंकित मूल्य पर की जाती है। किस पर की जाती है, अंकित मूल्य पर की जाती है। ये आप हमेशा याद रखेंगे। तो इसका सूत्र है, उस सूत्र को कैसे निकालते हैं मैं बता रहा हूँ। अब इसी प्रश्न में चूँकि 30 रुपये अंकित मूल्य, मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ, जगह कम है, पर छूट बराबर 10 रुपये है ना। 30 रुपये अंकित मूल्य पर छूट कितनी है, 10 रुपये। अब यहाँ फिर से आप कल्पना कीजिए कि ये 30 ना होकर 1 गुणित 30 है। ठीक है, तो 1 रुपये अंकित मूल्य पर छूट क्या होगी, ये 1 को इधर रहने दीजिए, ये 30 से गुणा हो रहा था, 30 उस तरफ चला जाएगा तो इधर गुणा हो रहा, तो उधर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो 10 भागित 30 रुपये हो गया। ठीक है, ये समझाने के लिए था। ठीक, तो 1 रुपये पे जब निकालेंगे तो 30 उधर जाके भाग हो जाएगा, तो 1 रुपये पर छूट कितने हुआ, 10/30 रुपये। अब 1 रुपये पे जब इकाई पे जब हमको छूट मिल चुकी है, 2 रुपये पे हम छूट निकालेंगे तो इसका दुगुना, 1 रुपये पे जो छूट है उसका दुगुना, 5 रुपये पे निकालेंगे तो इसका 5 गुना, यानी गुणित 5। हमको प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत माने हर 100 रुपये अंकित मूल्य पर हमको छूट निकालना है। प्रतिशत का वही मतलब होता है, पिछले वाले वीडियोस देखिए, हमको प्रतिशत बट्टा या छूट निकालना है, माने हर 100 रुपये अंकित मूल्य के पीछे हमको छूट निकालना है। तो 1 रुपये पे हमको 1 रुपये अंकित मूल्य पे हमको छूट मिल चुकी है, हमको निकालना है 100 रुपये अंकित मूल्य पर छूट, तो वो प्रतिशत छूट होगी। 100 रुपये अंकित मूल्य पर छूट कितना गुना हो जाएगा, 1 रुपये में जो छूट थी उसका 100 गुना हो जाएगा, 10/30 गुणित 100। काट दीजिए, कटा, तो ये 10 दाहम 100/3% आया। भाग देंगे तो आएगा 33 सही 1/3%। तो इस प्रकार जो है इस प्रकार ये प्रतिशत छूट मिला। तो इस खरीदारी में ग्राहक को कितने प्रतिशत का छूट मिला, 33 सही 1/3% का छूट मिला। अब यहाँ पर मैं प्रतिशत छूट या प्रतिशत बट्टा का सूत्र आप लोगों के सामने बनाकर दिखाऊंगा। तो ये जो प्रतिशत छूट हमको मिली वो इस जगह पे मिली। ठीक है, ये वाला हिस्सा क्या हो गया, 100 रुपये। हर 100 रुपये अंकित मूल्य के पीछे जो छूट है इसको हम क्या बोलेंगे, प्रतिशत छूट या प्रतिशत बट्टा। ठीक है, तो प्रतिशत बट्टा लिख दो। ठीक है, प्रतिशत बट्टा लिख दो। कौन सा हिस्सा, इतना हिस्सा जो है आपका प्रतिशत छूट या प्रतिशत बट्टा का हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि हर 100 रुपये के पीछे छूट या बट्टा लिखा है मैंने, तो हर 100 रुपये के पीछे जब कोई बात निकाली जाती है तो उसे क्या कहते हैं, प्रतिशत। तो ये प्रतिशत बट्टा हो गया। अब देखिए ये 10 क्या है, 10 आपका था छूट। 10 क्या था, छूट या बट्टा। दस क्या था, ये 10 क्या था, बट्टा, गुणित 100 बटे ये 30 क्या था, अंकित मूल्य। 30 क्या था, अंकित मूल्य। इस प्रकार प्रतिशत बट्टा या प्रतिशत छूट के लिए आपका सूत्र बनकर आया कि प्रतिशत बट्टा बराबर क्या हुआ, बट्टा गुणित 100 बटे अंकित मूल्य। बट्टा गुणित 100 बटे अंकित मूल्य। तो ये इस भाग का दूसरा सूत्र पहला था, बट्टा या छूट बराबर
अंकित मूल्य ऋण विक्रय मूल्य, और ये दूसरा सूत्र है प्रतिशत बट्टा या प्रतिशत छूट या प्रतिशत डिस्काउंट बराबर बट्टा या डिस्काउंट गुणित 100 बटे अंकित मूल्य। यदि आप ऐसा निकालेंगे तो आपको सीधे प्रतिशत बट्टा या प्रतिशत छूट मिल जाएगा। अब एक उदाहरण से हम लोग इसको समझते हैं। एक मेज का अंकित मूल्य 1250 रुपये है। उदाहरण 9। एक मेज का अंकित मूल्य एक मेज का अंकित मूल्य एक मेज का अंकित मूल्य 1250 रुपये है। उसे एक ग्राहक को 1100 रुपये में बेचा गया। उसे एक ग्राहक को 1100 रुपये में बेचा गया। ठीक है, हमको क्या निकालना है? मेज पर दिए गए बट्टे का प्रतिशत ज्ञात करो। तो हमको बट्टा प्रतिशत ज्ञात करना है। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, बट्टा प्रतिशत ज्ञात करना है। तो हम क्या लिखेंगे? हल। ठीक, तो क्या दिया है? मेज का अंकित मूल्य, मेज का अंकित मूल्य बराबर 1250 रुपये। अब उसको बेचा गया कितने में? 1100 रुपये में। चूँकि बेचे हैं, बेचने की कीमत तो क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। तथा विक्रय मूल्य बराबर 1100 रुपये। हमको क्या निकालना है? प्रतिशत बट्टा, है ना। और प्रतिशत बट्टा निकालने से पहले हमको बट्टा या छूट की रकम पता होना चाहिए। इसलिए बट्टा या छूट, यह मैं बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपकी आदत होने के बाद आप समझ जाएंगे। क्या हो जाएगा? अंकित मूल्य, अंकित मूल्य ऋण विक्रय मूल्य, ऋण विक्रय मूल्य। तो इसलिए बट्टा बराबर अंकित मूल्य कितना? 1250 रुपये, ऋण विक्रय मूल्य कितना? 1100 रुपये। घटा दीजिए, कितना आया? 150 रुपये आया आपका क्या? बट्टा या छूट की राशि। लेकिन हमको निकालना क्या है? प्रतिशत बट्टा। इसलिए बट्टा प्रतिशत बराबर क्या बताया था मैंने सूत्र अभी? बट्टा या छूट की राशि गुणित 100 बटे अंकित मूल्य, अंकित मूल्य। ठीक है, ये अंकित मूल्य। तो बट्टे की राशि कितनी निकली? 150 रुपये गुणित 100 बटे अंकित मूल्य कितना? 1250 रुपये। ठीक है, काटिए, ये शून्य से ये शून्य कट गया। 25 से काटिए, 25 पंचे 125, 25 चौक 100, 5 एकम 5, 5 दिया 15, 3 गुणित 4 कितना हुआ? 12%। तो इस मेज पे ग्राहक को कितने प्रतिशत बट्टा या छूट प्राप्त हुआ? 12%। नीचे लिख दीजिए, अतः ग्राहक को 12% बट्टा प्राप्त हुआ, 12% की छूट उसको मिली। तो प्रतिशत बट्टे की गणना हमेशा किस पे की जाएगी? अंकित मूल्य। देखिए यहाँ अंकित मूल्य है, उस पर ही आधार बना के की जाती है। अब एक आध प्रश्न और देखते हैं। अब उदाहरण 10 को देख लीजिए। इसमें अंकित मूल्य की गणना करना है। इस पाठ में समझाने के लिए अंकित मूल्य बट्टा ही था। ठीक है, अंकित मूल्य की अवधारणा को समझाना था। अब प्रश्न मैं थोड़ा सा बता दूं तो लगभग पौन घंटे का वीडियो बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए अंकित मूल्य पर 15% बट्टा देने के बाद अंकित मूल्य पर 15%
15% बट्टा देने के बाद, बट्टा या छूट देने के बाद एक कमीज 442 रुपये में बेची गई। एक शर्ट या कमीज 442 रुपये में बेची गई। ठीक है, तो कमीज का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। कमीज का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न है। ठीक है, समझना है हमको क्या ज्ञात करना है। हमको कमीज का अंकित मूल्य ज्ञात करना है। दिया क्या है? प्रतिशत बट्टा दिया है और बेचने की कीमत अर्थात विक्रय मूल्य दिया हुआ है। तो यहाँ लिख दो दिया है, ठीक है, बट्टा प्रतिशत बराबर 15%, ठीक है, और कमीज का विक्रय मूल्य बराबर 442 रुपये। हमको क्या ज्ञात करना है? अंकित मूल्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? अंकित मूल्य ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर मानेंगे, माना कि जो अज्ञात है उसको मानेंगे। माना कि कमीज का अंकित मूल्य बराबर X रुपये। हमने माना कमीज का अंकित मूल्य को कितना माना? चूँकि वह अज्ञात राशि है, इसी को ज्ञात करना है, X रुपये माना। इसलिए बट्टा बराबर क्या हो जाएगा? अंकित मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। तो बट्टा निकालना पड़ेगा हमको, क्योंकि प्रतिशत बट्टा वाला सूत्र का उपयोग करना है। तो अंकित मूल्य कितना हो गया? X रुपये। कहाँ से आया? हमने उसको माना है। और विक्रय मूल्य कितनी है कमीज की? 442 रुपये। तो ये घटेगा नहीं आपस में। तो ये जो है छूट की राशि कितनी हुई? X ऋण 442 रुपये। अब प्रतिशत बट्टा का सूत्र लगाइए। प्रतिशत बट्टा, या ऐसे लिखिए, चूँकि प्रतिशत बट्टा बराबर क्या होता है? बट्टा गुणित 100 बटे अंकित मूल्य। ठीक है, तो देखिए इस सूत्र का प्रयोग करना पड़ता। बट्टा चाहिए था तो बट्टा हमने निकाल लिया। अब प्रतिशत बट्टा कितना दिया हुआ है? प्रतिशत बट्टे की राशि कितनी है? 15। तो 15% नहीं लिखोगे आप, कितना लिखोगे? सिर्फ 15। बट्टा कितना है? X ऋण 442। X ऋण 442 गुणित ये वाला 100 बटे अंकित मूल्य। अंकित मूल्य हमने कितना माना है? X माना है। ये सब आ गए। ठीक, अब तिर्यक गुणा कीजिए। तो तिर्यक गुणा करेंगे तो x का इस तरफ दाईं ओर भाग हो रहा है, पक्षांतर करेंगे x को तो इधर आ क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 15, x इधर आके गुणा हुआ, बराबर x ऋण 442 गुणित 100। x ऋण 442 गुणित 100, ये इतना रह गया दाईं ओर। ठीक है, इसको आगे कीजिए। 15x, 15 में हमने x का गुणा किया 15x। ठीक है, 100 का गुणा कीजिए x में, तो ये क्या हो जाएगा? 100x ऋण 442 गुणित 100, 44,200। अब x को एक तरफ कीजिए और अंक को एक जगह रहने दीजिए। तो ये 100x है, इधर 15x है, इसको इधर लाते हैं। तो इसके सामने कौन सा चिन्ह है? धन का चिन्ह है। कोई चिन्ह नहीं है माने धन का चिन्ह है। जब हम 100x को इधर बाएं पक्ष में लाएंगे तो धन 100x है, इधर आ क्या हो जाएगा? ऋण 100x। तो 15x ऋण 100x बराबर इधर कितना बचा? ऋण 44,200 बचा। ठीक है,
अब देखिए 15x में 100x घटा, छोटी संख्या में बड़ी संख्या घट रही है, उत्तर आएगा ऋण में। 100 में 15 घटा कितना आया 85x बराबर ऋण 44,200। अब इस 85x का क्या मतलब है, 85 गुणित x। x का हमको मान निकालना है। क्यों निकालना है, क्योंकि हमको अंकित मूल्य का मान ज्ञात करना था और अंकित मूल्य को हमने क्या माना है, x माना है, इसलिए हम x का मान निकालेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, अंकित मूल्य का मान मिल जाएगा, इसलिए x बराबर। तो अब देखिए ये ऋण 85 का x के साथ बाएं पक्ष में गुणा हो रहा था, x को हम अकेला रखेंगे, ऋण 85 को दाएं पक्ष में पक्षांतर करेंगे तो इधर गुणा हो रहा था, इधर जा क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो ऋण 44,200 बटे ऋण 85। तो ये ऋण ऋण क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, या ऋण भागित ऋण धन हो जाएंगे, जो भी समझिए आप, ठीक है। अब इसको काट दीजिए, 5 से काटिए, 5 एकम 5, 5 सत्रम 85, 5 एकम 5 और 5 साते 35, ये 5 आठे 40, ठीक है, 2 बचा 4 बचा 42 हुआ, 5 आठे 40, 2 बचा 20 हुआ, 5 24 ये आया, ठीक है। हम 5 से काट रहे हैं, 5 आठे 40, 4 आया हासिल, 2 के साथ 42 हुआ, 5 आठे 40, 2 बचा, 0 के साथ 20 हुआ, 5 चौक 20 और 0 का 0, ठीक है। फिर 17 से 85 कट जाएगा, 17 एकम 17, 17 पंचे 85, 3 बचा 34 हुआ, 17 दूनी 34, ठीक है, और 0 का 0, 520 रुपये। अतः कमीज का क्या, x माने क्या, x का मान मिला 520 रुपये, x क्या है, अंकित मूल्य, हमने यहाँ माना है ना, अंकित मूल्य माना है। तो अतः कमीज का अंकित मूल्य बराबर 520 रुपये, ये आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। और इस प्रकार जो है इसी तरीके से बाकी प्रश्नों को हल किया जाता है। तो ये प्रतिशत सीरीज का जो है ये आखिरी वीडियो था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट, ये नई बात समझ में आई होगी। आज के लिए बस इतना ही, और देखते रहिए मैथ से समाधान। बहुत सारे वीडियो हैं, ये शायद 29वां या 30वां वीडियो है, और अब तो मैं पिछले 3 दिनों से रोज़ 2 वीडियो बना रहा हूं, और मैंने सोच रखा है कि अगले 1-2 महीने में 100 वीडियो तक की स्थिति पहुंचाऊं। यदि आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए और अपने लोगों को शेयर कीजिए, ताकि बाकी लोगों को भी ये ज्ञान मिल सके और वो लोग सीख सकें। अब तक के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, नमस्कार।